फ्रेंड्स, क्वांटम ये वर्ड सुनते ही हमारा दुनिया को देखने समझने का नज़रिया ही बदल सा जाता है। यूँ तो अगर हम इसके मतलब की बात करें तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि ऐसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। दोस्तों, अगर हम इस दुनिया को क्लासिकल फिजिक्स के लॉज के अकॉर्डिंग देखें तो उसके मुताबिक ये वर्ल्ड फिक्स्ड है अपनी जगह पे। चाहे हम उसे ऑब्जर्व करें या ना करें, इसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स इसी के बिल्कुल विपरीत है। दोस्तों, इसके लॉज और हाइपोथेसिस इतने ज़्यादा पेचीदा और उलझे हुए हैं कि आइंस्टाइन जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इसे समझने में चूक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी क्वांटम वर्ल्ड के एक न्यूएस्ट टॉपिक जो कि है क्वांटम नेगेटिविटी, इसके ऊपर पूरी तरीके से डिस्कशन करेंगे। इसको हम डिटेल में समझेंगे। और फ्रेंड्स, इसी के साथ हम जानेंगे कि क्वांटम एंटेंगलमेंट और क्वासी प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये न्यू एपिसोड। तो फ्रेंड्स, क्वांटम नेगेटिविटी आखिर है क्या? तो वैज्ञानिकों के अनुसार क्वांटम नेगेटिविटी एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से दोस्तों हम काफ़ी छोटे मेजरमेंट्स को अंजाम दे सकते हैं। काफ़ी छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को हम डिटेल में मेजर कर सकते हैं। दोस्तों, इसी डिटेल्ड मेजरमेंट को हम अल्ट्रा प्रिसाइज मेजरमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वांटम नेगेटिविटी की हेल्प से चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हों, ग्रेविटेशनल वेव्स हों या साउंड वेव्स हों, हम उनमें से ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो हमें आज तक नहीं मिली है। और यही दोस्तों हमारे लिए ज्ञान के नए दरवाजे खोलेगा और शुरुआत होगी दोस्तों एक नए युग की। तो फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं कि क्वांटम नेगेटिविटी का आइडिया आखिर आया कहाँ से। तो दोस्तों, क्वांटम नेगेटिविटी असल में क्वांटम मीटियोरोलॉजी ब्रांच से रिलेटेड है। यहाँ पर मीटियोरोलॉजी का मतलब ये है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के एस्टिमेशंस और उसके मेजरमेंट के आधार पर उसके रिजल्टेंट को तय करना। फॉर एग्जांपल दोस्तों, आपने इस मॉर्निंग में अपना वेट मेजर किया और वो दोस्तों 50 kg आया, तो आपने इस मॉर्निंग में दोस्तों मीटियोरोलॉजी की है। इन द सेम वे, क्वांटम नेगेटिविटी की हेल्प से हम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मेजरमेंट्स और कैलकुलेशंस को काफ़ी इजीली सॉल्व कर पाएंगे और उसके बेसिस पर दोस्तों हम रिजल्टेंट को भी तय कर पाएंगे। और दोस्तों, इसी के साथ हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के इतने स्ट्रेंज बिहेवियर को भी काफ़ी इजीली समझ पाएंगे। गाइस, अब बात करते हैं क्वांटम नेगेटिविटी के जन्म के बारे में। तो दोस्तों, कई यूनिवर्सिटीज जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, हार्वर्ड और MITs ने अपने रिसर्चेज में ये पाया कि क्वांटम पार्टिकल अपने अंदर अल्टीमेट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं। उनके पास इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है जितनी हमने आज तक एक्सट्रैक्ट भी नहीं की है उनमें से। और दोस्तों, उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को बाद में जर्नल नेचर ऑफ कम्युनिकेशंस में पब्लिश किया था। और गाइस, इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्हें दोस्तों नेगेटिव मेजरमेंट का आइडिया आया, जिसे दोस्तों उन्होंने क्वांटम नेगेटिविटी नाम दिया। अगर हम वैज्ञानिकों की माने तो क्वांटम नेगेटिविटी हमारे लिए नई टेक्नोलॉजी जैसे कि अल्ट्रा प्रिसाइज माइक्रोस्कोप और क्वांटम कंप्यूटर्स की क्षमता को और ज़्यादा बढ़ाने में काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। और तो और इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके कई यूनिवर्सिटी जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ने ऐसे डिवाइसेस का निर्माण करना शुरू भी कर दिया है जिसमें सिंगल फोटोनिक लेज़र लाइट की हेल्प से ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट्स की अल्ट्रा प्रिसाइज मेजरमेंट की जाएगी। अगर सीधी भाषा में कहूँ तो ये फोटोनिक क्वांटम कंप्यूटर के बनाने की गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमें क्वांटम नेगेटिविटी के नाम से ही पता लगता है कि हमें इसके लिए नेगेटिव मेजरमेंट और एस्टिमेशंस की ज़रूरत है। लेकिन अब ये नेगेटिव मेजरमेंट और यूनिट्स आएंगे कहाँ से? क्योंकि दोस्तों, आपने कभी भी नेगेटिव यूनिट्स या मेजरमेंट का एग्जाम्पल नहीं देखा है। अगर हम एक उदाहरण से समझें तो हमारे पास ये बॉल है। अगर ये बॉल 4 किलोमीटर आगे चलेगी तो आप कहोगे हाँ, ये 4 किलोमीटर पॉजिटिव में चली है। लेकिन अगर ये बॉल वही 4 किलोमीटर पीछे चले तो आप ये तो नहीं कहोगे ना कि ये नेगेटिव में चला है। इस सिचुएशन में आपका आंसर होगा कि ये बॉल या तो 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला है या फिर 4 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चला है। तो फिर ये नेगेटिव यूनिट्स आएंगे कहाँ से? तो गाइज, यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज़ का यूज़ किया जाएगा। आपके माइंड में तो क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी ही क्यों लगाई गई, क्योंकि मेजरिंग यूनिट्स और क्वांटिटीज़ तो काफ़ी सारी है, फिर प्रोबेबिलिटी ही क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, आपने क्लास 11th में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो पढ़ा ही होगा। उसके अकॉर्डिंग किसी भी पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल या क्वांटम पार्टिकल का हम एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम नहीं बता सकते।
हमें फ्रेंड्स उसके लिए प्रोबेबिलिटी का यूज करना पड़ता है कि इस जगह पर पार्टिकल्स के होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स यही एक कारण था जिसकी वजह से हम क्वांटम नेगेटिविटी में असल में प्रोबेबिलिटीज का यूज करते हैं, ना कि किसी अदर क्वांटिटी का। तो अब गाइज आपने प्रोबेबिलिटी के बारे में इतना तो पढ़ा होगा कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 to 100 के बीच में रहती है। ना प्रोबेबिलिटी 100 से ज़्यादा हो सकती है, ना ही 0 से कम हो सकती है। अब दोस्तों जब हमने क्वांटम फील्ड को इतना ज़्यादा ग्रो कर दिया है, क्वांटम इंटेंगलमेंट्स आ गए हैं, क्वांटम नेगेटिविटी तक आ चुकी है, तो हमें उसके लिए प्रोबेबिलिटी को भी थोड़ा सा एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी के लिए साइंटिस्ट ने इसमें नेगेटिव प्रोबेबिलिटी का यूज़ किया है। और फ्रेंड्स उन्होंने इसी नेगेटिव प्रोबेबिलिटी का नाम असल में क्वासी प्रोबेबिलिटी रखा था। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों हमारे पास एक एटम है, उसकी सर्टेन पोजीशन पर प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी और उसकी स्पीड की प्रोबेबिलिटी दोस्तों -5% भी हो सकती है। फ्रेंड्स क्वासी प्रोबेबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से हम डुअलिटी ऑफ मैटर और आइंस्टाइन स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस वाली थ्योरी को काफ़ी इजीली और मैथमेटिकल लैंग्वेज में काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। वेल गाइस, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन तो ज़रूर होगा कि आइंस्टाइन स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस वाली थ्योरी आखिर है क्या। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आइंस्टाइन स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस असल में क्वांटम इंटेंगलमेंट की थ्योरी है। फ्रेंड्स अगर आपको अभी तक नहीं पता कि क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या होता है तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो फ्रेंड्स क्वांटम इंटेंगलमेंट वाली थ्योरी ये कहती है कि कोई भी दो पार्टिकल्स अगर इंटेंगल्ड स्टेट में हैं तो वो चाहे कितनी भी दूर हो, चाहे वो 1 किलोमीटर दूर हो, चाहे वो 1,00,000 किलोमीटर दूर हो, फिर भी वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। वेल गाइस, ये कैसे पॉसिबल है कि कोई भी दो पार्टिकल्स इतनी दूर होने के बावजूद भी एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हों और एक दूसरे के अस्तित्व पर असर डाल रहे हों। फ्रेंड्स हमें इसे समझने के लिए सबसे पहले इंटेंगल स्टेट के बारे में जानना होगा। तो दोस्तों इंटेंगल स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें दो पार्टिकल्स हमेशा कंबाइंड में ही एग्जिस्ट करते हैं, चाहे उनकी प्रॉपर्टीज कितनी भी डिफरेंट क्यों ना हो, वो हमेशा कंबाइंड स्टेट में ही मिलेंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों हमारे पास फोटोन है। आप सब यह तो जानते ही हैं कि फोटोन्स के पास कोई चार्ज नहीं होता। तो दोस्तों अगर ये फोटोन ब्रेक हुआ तो ये एक इलेक्ट्रॉन में बनेगा जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, और इसी के साथ ये एक पॉजिट्रॉन भी बनाएगा जिसके पास दोस्तों पॉजिटिव चार्ज होता है। जब इन दोनों को कंबाइन किया जाएगा तो एक न्यूट्रल चार्ज मिलेगा हमें, जो कि फोटोन का चार्ज होगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा कि हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक इलेक्ट्रॉन आ गया और एक पॉजिट्रॉन आ गया। एक के पास नेगेटिव चार्ज है तो दूसरे के पास पॉजिटिव चार्ज है। तो फ्रेंड्स असल में ये दोनों इंटेंगल्ड पार्टिकल्स हैं, ये हमेशा एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, चाहे ये टच में हो चाहे टच में ना हो। फ्रेंड्स अगर हम एक को इस कोने में रखें यूनिवर्स के और दूसरे को इस कोने में रखें तो भी एक दूसरे को इफेक्ट करते रहेंगे, एक दूसरे के स्टेट को इफेक्ट करते रहेंगे हमेशा। तो गाइस अब समझते हैं कि ये एक दूसरे के स्टेट को इफेक्ट कैसे करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि फोटोन्स के पास कोई चार्ज नहीं होता, उनका चार्ज हमेशा 0 रहता है, और उसी तरह दोस्तों फोटोन्स के पास स्पिन भी 0 रहता है। लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करें तो स्पिन दो टाइप के होते हैं, एक अपवर्ड स्पिन होता है और एक डाउनवर्ड स्पिन होता है। फ्रेंड्स अब हम अगर इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करें और उसका स्पिन अगर अपवर्ड आया तो दोस्तों सेम केस में पॉजिट्रॉन का स्पिन डाउनवर्ड आएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन का स्पिन डाउनवर्ड आया तो सेम केस में पॉजिट्रॉन का स्पिन अपवर्ड आएगा। तो गाइस समझने वाली बात अब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन का स्पिन हमें अपवर्ड मिला तो उसका डाउनवर्ड मिलेगा, और अगर इसका डाउनवर्ड मिला तो उसका अपवर्ड मिलेगा। तो दोस्तों ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, चाहे ये कितनी भी दूरी पर क्यों ना हो, इसीलिए इसे स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस कहा गया है। लेकिन दोस्तों हम पहले से ये नहीं बता सकते कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपवर्ड आएगा या डाउनवर्ड आएगा, इसीलिए दोस्तों कहा गया है कि अगर इसका स्पिन अपवर्ड आया तो उसी सेम टाइम पे पॉजिट्रॉन का स्पिन भी चेंज हो जाएगा। मतलब ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को इतना दूर होने के बावजूद भी इफेक्ट कर रहे हैं। ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब इनमें दोस्तों इंफॉर्मेशन लाइट से भी ज़्यादा तेज चले। लेकिन गाइस हम ये जानते हैं कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से अब तक की हाईएस्ट गेन स्पीड दोस्तों लाइट की ही स्पीड है। इसीलिए दोस्तों इस बात को क्लियर करने के लिए आइंस्टाइन ने इसका नाम EPR पैराडॉक्स रखा था। इसीलिए दोस्तों इन्होंने इसके नाम के पीछे पैराडॉक्स वर्ड का यूज किया है। फ्रेंड्स हम क्वांटम इंटेंगलमेंट को भी क्वांटम नेगेटिविटी की हेल्प से मेजर कर सकते हैं, और इसे दोस्तों असल में इंटेंगलमेंट मोनोटोन कहा जाता है। अब सवाल ये है कि इंटेंगल मोनोटोन आखिर होता क्या है। तो दोस्तों इंटेंगल मोनोटोन एक फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि कितने अमाउंट में पार्टिकल्स
आपस में इंटेंगल हो रहे हैं और वो किस स्टेट में ऐसा कर रहे हैं, हम इसका भी पता लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम क्वासी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से क्वांटम नेगेटिविटी को देखें तो कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर दोस्तों नेगेटिव में आया या माइनस में आया, तो वो दोस्तों क्वांटम नेगेटिविटी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक्सपेरिमेंट चाहे कैसा भी हो, बस उसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर नेगेटिव में आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको क्वासी प्रोबेबिलिटी और क्वांटम नेगेटिविटी काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए कीप गोइंग, कीप लर्निंग, स्टे सेफ एंड स्टे होम।